जोहार दोस्तों, आज हम लोग एक नया विषय की शुरुआत कर रहे हैं जो है प्राचीन भारत का इतिहास। इस विषय की तैयारी मैं एनसीईआरटी की किताब से करा रही हूं जिसके राइटर हैं रामशरण शर्मा जी। अध्याय 1 आज हम लोग पढ़ेंगे जिसमें आपको पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास विषय को पढ़ना किस तरीके से हम लोग आसान करेंगे। जब भी मैं कोई चैप्टर कराऊंगी तो उस चैप्टर के सीमा के बारे में मैं आपको बता दूंगी ताकि ये चैप्टर आपको आसान लगने लगे और आपको ये पता चले कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है और आसानी से आपको समझ में आए। एक सीरीज की तरह आप सारे क्लासेस को देखेंगे ताकि आपको ये फैक्ट जो है वो सारे याद रहें अच्छे से और कंफ्यूजन किसी तरीके से ना हो, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जिससे कि प्री और मेन के प्रतियोगिता परीक्षा में आपका हेल्प हो जाए। ये जो चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, इसमें आपको क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता दूं। एकदम बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। प्राचीन भारत का जो इतिहास है ये इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमारी जो मानव सभ्यता है वो किस तरीके से विकसित हुई, हमारा प्राचीन प्राचीन जो काल था उसमें उसकी संस्कृति किस तरीके की थी, कृषि किस तरीके से हो रहे थे या कृषि का विकास कैसे हुआ, जो खनिज संसाधन है उसका उपयोग हमारे पूर्वज जो थे वो किस तरीके से किए। इन सारी चीजों की जानकारी हम लोगों को इसी प्राचीन भारत के इतिहास विषय से मिलती है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ है कि जो हम लोग वर्तमान जो परिस्थिति है, तो अगर हम लोग किसी भी तरीके की कोई समस्या का सामना करते हैं तो उस समस्या का समाधान जो है ये हमारे इसी प्राचीन भारत के इतिहास में छुपा हुआ है। एक उदाहरण के तौर पे ले लें, जैसे कि महिलाओं की स्थिति समाज में, तो महिलाओं की स्थिति अभी दयनीय है समाज में। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिससे कि काफी पीड़ा होती है ये देखते हुए कि आज का भी हमारा समाज जो है इस तरीके से है कि महिलाओं की स्थिति ऐसी। तो हम लोग इसका उपचार ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कैसे इसका उपचार हुआ, कैसे इनकी स्थिति जो है वो सुधरेगी। तो किसी भी बीमारी का इलाज जो है उसके जड़ में होता है, तो आपको उसके जड़ तक जाना होता है। तो आपको ये जानना जरूरी हो जाता है ना कि क्या महिलाओं की स्थिति 2021 में जैसी है तो क्या 2020 या 2022, माफ कीजिएगा 2019 या फिर हमारे प्राचीन काल में क्या जब सिंधु घाटी की सभ्यता थी तो महिलाओं की स्थिति क्या उस समय में वैसी ही थी। वैदिक सभ्यता जब आई तो क्या उस समय में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। फिर जो बुद्ध काल आया क्या उस समय में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। ऐसे ही करके जब आप सभी समय में सभी पीरियड में महिलाओं की स्थिति को जानेंगे और वर्तमान संदर्भ से जब उसको रिलेट करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि उसमें सुधार हुआ है या फिर और भी ज्यादा दयनीय होते गई है, रीजन क्या है, कारण क्या है। तो आपको कारण के बारे में पता चलेगा क्यों इनकी स्थिति जो है आज के समाज में ऐसी है। तो फिर आप उस बीमारी को खत्म करने की कोशिश करेंगे और हमारा भविष्य भी इससे सुधरेगा। तो उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम लोगों को प्राचीन भारत का जो इतिहास है ये जानना। फिर वर्तमान की समस्याओं को समाधान के लिए जैसे जाति प्रथा हो गया, वर्ण व्यवस्था हो गया, तो ये सारी समस्याओं की जड़ें भी जो हमारे इतिहास में ही है। तो सभी इतिहास को जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। एक बात और मैं आपसे बताना चाहूंगी कि हम लोग ये समस्याओं के समाधान के साथ साथ कई बार हम लोग ये भी सोचते हैं कि काश हम लोगों का जो प्राचीन जो हमारा गौरव था वो वापस आ जाता। तो ये भी तो जानना जरूरी है ना कि हमारे प्राचीन काल में किस तरीके का भारत का गौरव था जिसको हम लोग फिर से वापस लेकर के आना चाहते हैं। तो यही सारी चीजें इस चैप्टर में दी हुई हैं। इंपॉर्टेंस अब हम लोग 1 बाय 1 करके चैप्टर के थोड़ा से निचोड़ को जानेंगे अलग अलग पॉइंट में। देखिए इससे हम ये ऐसी लिखा हुआ है किताब में, इससे हम ये जानते हैं कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब और कैसे किया। जो हमारे पूर्वज हैं तो उन्होंने संस्कृति का विकास किस तरीके से किया। फिर इससे प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने से यह भी पता चलता है कि कृषि जो हमारा एग्रीकल्चर जो खेती है वो कैसे उसका विकास हुआ, शुरुआत कैसे हुई, पशुपालन होना कैसे शुरुआत हुआ, इसका आगे कैसे बढ़ा, बस्तियां कैसे बसी, नगर कैसे बसे, कटाई मतलब कताई बुनाई कपड़े बुनने का काम कब शुरू हुआ था, धातु कर्म कैसे, हम ये जो खनिज जो आज भी हम लोग खनिज का उपयोग जो कर रहे हैं तो हमारे पूर्वज जो थे वो इन खनिजों का उपयोग किस तरीके से किए।
जंगल को किस तरीके से काटा गया, प्राचीन काल में किस तरीके से वन हुआ करते थे और कैसे उनको काट करके कृषि योग्य भूमि बनाई जा रही थी, और कैसे जंगल का ह्रास हो रहा था और आज का इन्वायरमेंट किस तरीके से प्रभावित है इससे। तो ये सारी चीजें आपको प्राचीन भारत के इतिहास में मिलेंगे। गांव का विकास कैसे हुआ, नगरें कैसे उन्नत हुई, नगरें कैसे डेवलप हुए, फिर उस समय की लिपियां क्या थी, क्या हम लोग जिस तरीके से अभी लिखते हैं पहले क्या उसी तरीके से लिखी जाती थी, अभी हम लोग जिस तरीके से बोल पाते हैं क्या हम लोग प्राचीन काल में भी क्या इसी तरीके से बोल पाते थे। तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी, तो ये इसी प्राचीन भारत के इतिहास विषय को पढ़ने से आपको ये जानकारी मिलेगी। तो ये हो गया पहला चैप्टर। तो आपने पहले चैप्टर के निचोड़ के बारे में जाना कि अभी वर्तमान से किस तरीके से हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास विषय को रिलेट कर सकते हैं, और कैसे हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ के क्या क्या चीजें हम लोग जान सकते हैं, और भी ढेर सारी चीजें जो कि वन बाय वन जब मैं चैप्टर कराते हुए चलूंगी तो उसमें आपके क्लियर होते हुए चलेंगे। देखिए पहला चैप्टर कितना आसान लगा आप सबको, हो गया यही सारी चीजें जो है इस एनसीईआरटी किताब में ये दी हुई हैं। अब देखिए जो दूसरा जो चैप्टर है एनसीईआरटी किताब का वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। प्राचीन भारत के इतिहास विषय के जो आधुनिक लेखक हैं, प्राचीन जो किताबें हैं, साहित्य है, मैं अभी उनका चर्चा नहीं कर रही हूँ। वर्तमान मतलब आधुनिक लेखक जो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये जो 18वीं शताब्दी जो था इसकी शुरुआत हो गई थी, मतलब आरंभ में ही 18वीं शताब्दी के लेखन का शुरुआत हो गया था। देखिए उस समय में अंग्रेजों का आगमन हो गया था भारत में। अब अंग्रेज जो थे जब भारत में जब आए और उनको ऐसा लगा कि धर्म का प्रचार करना है, ईसाई धर्म का, या फिर धर्मांतरण करने के लिए ईसाई मिशनरियों का जब भारत में आगमन हुआ तो उन्होंने मतलब उनका ऐसा मानना था कि हम लोग जब तक इनके समाज की बुराइयों को नहीं निकालेंगे या इनके धर्म की बुराइयों को नहीं निकालेंगे तब तक अपने धर्म का परचम लहराना मुश्किल है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, इस किताब के कॉन्सेप्ट के बारे में जैसे बताया कि मैं चैप्टर के बारे में मैं बता देना चाहती हूँ ताकि आपको ये चैप्टर आसान लगने लगे। तो इस चैप्टर में ये दिया हुआ है कि फिर उनको ऐसा लगा कि नहीं, हम लोगों को इनके प्राचीन इतिहास के बारे में जाननी जरूरी है, जिसमें से जो बुराइयां जो हैं वो निकाल करके हम लोग इनके सामने रखें और उसके बाद इनको बोले कि नहीं हमारा जो धर्म है वो अच्छा है आपके धर्म से, तो फिर उनको धर्मांतरण कराया जा सके। तो शुरुआती इनका जो अपना जो सोच था वो इसी तरीके का था और इस कारण से ये प्राचीन इतिहास के गर्त में ये जाना शुरू किया और उसके संबंधित कौन कौन सी किताबें लिखी गई और क्या उसका महत्व है ये सब मैं आपको बताऊंगी। इसी चैप्टर में दिया हुआ है सारा, वर्ष के साथ साथ लेखक का नाम और पुस्तक का नाम सब कुछ मेंशन किया हुआ है इस चैप्टर में। फिर आपको ये भी जानने मिलेगा इस चैप्टर में कि लेकिन उसके बाद जो एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ अंग्रेजों के काल में ही, ब्रिटिश काल में ही, जो पढ़े लिखे थे और जब उन्होंने देखा कि हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को इतना तोड़ मड़ोड़ के समाज के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे कि हानि हो रही हमारे इतिहास, हमारे मतलब संस्कृति की, हमारी सभ्यता की, तो क्यों ना हम लोग भी एक कोशिश करते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में किस तरीके की व्यवस्था थी, कैसी संस्कृति थी, समाज कैसी थी, राज व्यवस्था कैसी थी, तो इनको जानने की। तो फिर एक नया जो आधुनिक जो राइटर्स हैं जो कि भारतीय थे और इनका उदय हुआ और इन्होंने भारत के समाज पर, इनकी संस्कृति पर, इनके यहाँ की राज व्यवस्था पर या और राजनीतिक जो क्षेत्र हैं उस पर इन्होंने अपना प्रकाश डाला और इन्होंने भी कई किताबें लिखी। तो ये वर्ष किताब कब लिखा गया, कौन सी किताब लिखी गई, उस किताब की क्या विशेषता थी और किसके द्वारा लिखी गई, यही आपको इस चैप्टर में पढ़ने मिलेगा। और जो चीजें मैंने आपको बताया वो चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ने मिलेंगी। तो चैप्टर का क्या नाम है? प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। शुरुआत करती हूं, ये वर्ष है 1776 ईस्वी। मैंने आपको बताया 18वीं शताब्दी के शुरुआत में, ठीक है, 1876 ईस्वी 1876। इस समय में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से हुआ, एक कोड ऑफ जेंटुलॉज। तो किसका अनुवाद हुआ? तो मनुस्मृति का अनुवाद किया गया। कब किया गया? तो 1776 ईस्वी में।
1776 में। कारण क्या था कि मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद करने का, और वो भी इस समय में 1776 में। तो कारण से आपका बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा जब आप कारण को जानेंगे कि क्यों मनुस्मृति को अंग्रेजी में उसका अनुवाद करने का आया। देखिए कारण दिया है कि जब 1765 ईस्वी का समय था, आपको पता है इस समय में बक्सर का युद्ध, तो 1765 ईस्वी में बंगाल और बिहार जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया। किसके शासन में आ गया था? अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र था वो आ गया था। शासकों के हिंदुओं को के उत्तराधिकार की जो न्याय व्यवस्था करने में कठिनाई हुई, मतलब अब देखिए अंग्रेजों को अब लगने लगा ना कि जो दीवानी जो इनको मिल गया था, मतलब 1765 ईस्वी के करीब में जो दीवानी अधिकार मिले थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो इनको न्याय करने में दिक्कत हो रहा था कि किस तरीके से न्याय दिया जाए इन लोगों को। तो हिंदुओं के लिए न्याय करने में दिक्कत हो रहा था, मुसलमानों के लिए न्याय करने में दिक्कत हो रहा था। तो इसके लिए जरूरी हो गया था कि इनके प्राचीन इतिहास को खंगाला जाए, प्राचीन इतिहास में न्याय की क्या व्यवस्था थी वो जाना जाए। तो इसलिए क्या किया गया कि 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया। तो आपको वर्ष याद रखना है, अनुवाद हुआ कब वो याद रखना है, कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से ये अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। ये वर्ष 1776 ईस्वी। और रीजन भी आपने जाना कि अंग्रेजों को तो दीवानी अधिकार मिल गए थे बंगाल और बिहार के, तो उनको दिक्कत हो रही थी यहाँ शासन करने में। तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, प्राचीन काल में किस तरीके की शासन व्यवस्था है, तो उसको ये जानना था, तो इसलिए ये काम किए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये वर्ष 1784 ईस्वी का। 1776 में क्या हुआ था आपने जाना, अब हम लोग जानेंगे 1784 ईस्वी 1784 में क्या हुआ था। तो इस समय में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। ये वर्ष था 1784 ईस्वी। देखिए वर्ष में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी की किताब का ये डेटा है। तो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में हुई और इसके संस्थापक थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 ईस्वी में। और इनका जो कालक्रम था, मतलब ये इनका जन्म हुआ 1746 में और मृत्यु हुई 1794 में विलियम जोन्स की। बहुत ज्यादा इनका मतलब योगदान रहा भारतवर्ष में, क्योंकि 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है उसका भी अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, तो ये प्रश्न आ सकता है कि अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। और वर्ष अगर पूछ दिया जाए आपसे, क्योंकि अक्सर बीपीएससी में इस तरीके के घुमावदार प्रश्न या जेपीएससी के प्रीलिम्स में प्रश्न आ सकते हैं, तो 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। फिर 1785 ईस्वी में भागवत गीता का भी अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, लेकिन भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विल्किंस ने किया। और यह वर्ष 1785 ईस्वी में विल्किंस ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया 1785 ईस्वी में। अब हम लोग आगे के वर्ष में जाते हैं। ये वर्ष 1804 ईस्वी। इस समय में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना अब बंबई में भी हो गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी और बंबई में कब हुई थी? 1804 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। फिर 1823 ईस्वी में लंदन में भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुई थी 1823 ईस्वी में। अब एक नए जो लेखक हैं या विद्वान हैं उनका आगमन होता है, ये है मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर का क्या योगदान रहा भारत के प्राचीन भारत के इतिहास विषय से संबंधित, तो ये हम लोग जानेंगे। तो मैक्स मूलर, इनका मतलब कालक्रम था 1823 से लेकर के 1902 के बीच में, यानी कि 1823 में इनके जन्म हुआ, 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैक्स मूलर जर्मनी से थे, लेकिन इनका अधिकतर समय जो था वो ब्रिटेन में बीता था। थे तो जर्मनी के मैक्स मूलर, लेकिन ज्यादा समय इनका
ब्रिटेन में ही बीतता था। तो इसमें क्या था कि इनका योगदान हम लोग देखेंगे, चूंकि हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत के इतिहास में जब मैक्स मूलर का नाम आता है तो इनका क्या योगदान है ये जानना जरूरी है। 1857 ईस्वी क्यों आता है ये नाम, अब मैं आपको बताती हूँ। 1857 1857 ईस्वी की क्रांति जब हुई तो अंग्रेजों को ये पता चल गया कि नहीं, हम लोगों को भारत पर अगर लंबे समय तक रहना है तो इनके रीति रिवाज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इनके कल्चर को जानना बहुत जरूरी है। 1857 के बाद ब्रिटिश शासकों को यह महसूस हुआ कि भारत के रीति रिवाज का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ये जो हुआ था 1857 की क्रांति, तो इस परिणाम इसका इतना भयावह निकला था, खास करके अंग्रेजों के लिए। क्रांति तो उतनी सफल हुई नहीं क्योंकि किसी एक मकसद के लिए लड़ा तो जा नहीं रहा था और उतने सफल भारतीयों के लिए नहीं रही, लेकिन इस मामले में काफी सफल रही कि इसका प्रभाव जो पड़ा अंग्रेजों पर, अब अंग्रेजों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया था कि अब उनको लगा कि नहीं, भारतीय लोगों का रीति रिवाज जाना जरूरी है। और उस समय में ईसाई मिशनरियों का आगमन भी भारत में हो गया था, तो वो जब आए तो अब यहाँ पर वो धर्मांतरण कराना चाहते थे। तो वो तभी संभव है जब यहाँ के, मान लीजिए कि आपके मतलब अगर आपके धर्म को परिवर्तन करना है तो आपको ये बताना होगा ना कि आपके धर्म में ये बुराइयां हैं और आपसे अच्छा मेरा धर्म है, आप मेरे धर्म में आइए तो फिर आपको मतलब आपके लिए अच्छा होगा। तो अपना धर्म को अच्छा बताने के लिए दूसरे के धर्म को खराब बताने के लिए, तो ये इसके लिए जरूरी हो गया था कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है इसको खंगाला जाए, इनके रीति रिवाज और इनके धर्म की बुराइयों को देखा जाए। जैसा कि इस किताब में दिया हुआ है, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भी हिंदू धर्म की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक था, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य मजबूत बने। इससे क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य जो था वो मजबूत बन रहा था। इसलिए मैक्स मूलर के संपादकत्व में, अब मैक्स मूलर का क्या स्थान है, योगदान है, इसमें देखेंगे। तो मैक्स मूलर के संपादकत्व में, मतलब वो संपादक थे, उसमें विशाल मात्रा में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। बहुत सारे धर्म ग्रंथों का अनुवाद जो है वो मैक्स मूलर के द्वारा किया गया। रीजन यही था, ये अनुवाद जो है वो सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में, एक सीरीज के रूप में ये अनुवाद हुई थी। और इस सीरीज का क्या नाम था, सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज। इसमें कुल 50 खंडों में ये अनुवाद हुए थे, 50 खंडों में इस सीरीज में ये अनुवाद हुए थे। याद रखिएगा कौन सा सीरीज था, तो सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज। तो इस तरीके से ये अनुवाद हुआ मैक्स मूलर के संपादकत्व में। तो ये आपने मैक्स मूलर का योगदान समझा। और ये 1847 की क्रांति के बाद ये एक्टिव हो गया था, क्योंकि उनको जानना था कि हमारे धर्म में कौन कौन सी बुराइयां हैं, ताकि उसको निकाल करके ईसाई धर्म में लोगों को कन्वर्ट किया जाए। अब देखिए क्या है अगला जो दिया हुआ है फैक्ट और इस किताब का, वो है इंपॉर्टेंट। ये है कि पाश्चात्य विद्वानों का मत जो था वो प्राचीन भारत के इतिहास पर किस तरीके से पड़ा, मतलब कैसे देखिए प्राचीन भारत का जो पाश्चात्य विद्वान जो अभी तक मैंने जिनका नाम लिया, जैसे विलियम जोन्स थे, विल्किंस थे, या फिर मैक्स मूलर थे, ये लोग जो थे, या फिर इसने, तो इसका प्राचीन भारत के इतिहास पे क्या प्रभाव पड़ा। तो इससे देखिए क्या हुआ, कितना छिन्न भिन्न हो गया था, छवि कितनी खराब हुई। प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का विशेषतः काल और तिथि क्रम का बोध नहीं था। तो ये लोग जब प्राचीन भारत के इतिहास को खंगाले तो इससे इन लोगों को ये पता चला, मतलब इन्होंने निष्कर्ष निकाला, अपने तरीके से निष्कर्ष निकाला, जबकि ऐसा था नहीं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्राचीन भारत के लोगों के इतिहास को मतलब प्राचीन भारत के लोगों को काल का कोई अंदाजा नहीं है और तिथि क्रम का भी उनको बोध नहीं था। ये इन्होंने निष्कर्ष में निकाला। भारत के लोग जो है वो स्वेच्छाचारी शासन के आदी हैं, मतलब उनको लगा कि इन लोगों को यही आदत थी इसी तरीके से जीवन जीने का, और हम लोग ब्रिटिशर्स जो हैं वो इनको जीवन जीने के तरीके को सिखाते हैं। इन लोगों में राष्ट्रीयता का कोई ज्ञान ही नहीं है, जो भारतीय हैं उनमें मतलब इन लोगों के अनुसार मैं बता रही हूँ, जो पाश्चात्य विद्वान हैं उनके अनुसार इन लोगों में राष्ट्रीयता का कोई ज्ञान नहीं है, और ये लोगों को उतना ज्यादा इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं है कि किस तरीके से राज्य को चलाया जाता है, देश को चलाया जाता है। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो ब्रिटिश जो है वो इनके ऊपर अपना प्रभाव रखें और
वो देश को चलाएं और ये लोग प्रजा के रूप में रहें, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है कि शासन को कैसे चलाया जाता है। तो ये इन भारत के लोग स्वेच्छाचारी शासन के आदी हैं, मतलब आदत ही है इन लोगों का। फिर कुछ और भी चीजें निकल कर आई जो लोग प्राचीन भारत के इतिहास में देखे कि वे आध्यात्मिक और पारलौकिक समस्याओं में डूबे रहते हैं। मतलब वो लोग पूजा पाठ में डूबे हैं, परलौकिक समस्याओं में वो डूबे हुए हैं दूसरे लोग की, और अलौकिक इस जीवन में क्या समस्या है उनकी उनको चिंता नहीं है। भविष्य क्या होने वाला है, वर्तमान को कैसे सुधारा जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है, वर्तमान में किस तरीके से जीना है, तो उसकी समस्याओं का इन लोगों को पता नहीं। ये लोग हमेशा अध्यात्म और अलौकिक समस्या, ये पारलौकिक समस्याओं में ये डूबे हुए रहते हैं। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला प्राचीन भारत के इतिहास को जान करके। फिर उनका यह निष्कर्ष था कि जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव का भारी कुचक्र माना गया। जो जाति प्रथा जो है, ये तो समस्या आज भी है, लेकिन उन लोगों ने जिस रीजन से इन सारी चीजों को निकाला वो रीजन गलत था। तो उनका उद्देश्य गलत था इन सारी चीजों को निकालने में, मतलब ये सारी कमियों को निकालने में। जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव का भारी कुचक्र माना गया। तो ये सही, ये सच सही है, लेकिन उद्देश्य जो था निकालने का कमी, वो गलत था। भारतीयों को राष्ट्रीय भावनाओं का एहसास नहीं था। उनका कहना है कि जो भारतीय थे उनको उनमें राष्ट्रीय भावनाओं का एहसास नहीं था। तो आज हम लोग यही करते हैं, इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि जब भारतीय जो विद्वान थे, जब वो आए तो उन्होंने किस तरीके से, हाँ एक टॉपिक और बचा हुआ है, इसको मैं करा देती हूँ ताकि ये खत्म हो जाए। देखिए, विंसेंट ऑथर स्मिथ, इनका क्रम था 1843 से लेकर के 1920 ईस्वी का। उन्होंने किताब लिखा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये किताब जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यह प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित बहुत अच्छा तरीके से लिखा गया इतिहास था। ये 1904 ईस्वी में लिखा गया अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक की क्या विशेषता थी, अब हम लोग ये देखेंगे। इस पुस्तक में स्मिथ का दृष्टि जो था वो साम्राज्यवादी था। ये बताना चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं तो उनका अधिकार होना बहुत जरूरी है भारत पर, नहीं तो फिर इनको कुछ शासन करने नहीं आएगा। पुस्तक का जो 1/3 भाग था उसमें उन्होंने सिकंदर के आक्रमण का ही पूरा वर्णन किया था कि किस तरीके से उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, और भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा था। भारत में शासन का स्वरूप तानाशाही है, उन्होंने ये बताया। फिर ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की, उसका लक्ष्य था भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना। भारत के चरित्र और जो भारत ने जो उपलब्धियां हासिल करी हैं उसको नीचा दिखाना, ये उनका उद्देश्य था, लक्ष्य था। और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना कि हमारा जो विदेशी शासन है वो बहुत सही रहा, बहुत सही चल रहे हैं और वैसे ही होना चाहिए, ये उनका दिखाना मकसद था। तो आपने ब्रिटिशर्स के मकसद को समझा। अब हम लोग जो भारतीय विद्वान हैं उन्होंने प्राचीन भारत के संदर्भ में क्या कहा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। देखिए, बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलेंगे कि ये सारे चैप्टर्स के क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसे मैंने आज आपको सारे चीजें बताई, कोशिश करा एक प्रयास करने का। मैंने पहले कभी भी इस तरीके से प्राचीन भारत का इतिहास नहीं पढ़ाया है, तो ये मेरा पहला प्रयास है। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ सुधार करने होंगे तो वो भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।